तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है, विवेकाधिकार क्या है, सब चीज को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अब इधर उधर नहीं करना है, बतियाना उतियाना ना है, अब सीधा सुनिए, बोर्ड को देखिए, हमको सुनिए, नहीं तो नानी याद हम दिला देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी अधिकार, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें क्षमादान का अधिकार, भारत के जो राष्ट्रपति है उन्हें क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, और उन्हें क्षमादान का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 देता है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है या कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी दोषी व्यक्ति को 5 प्रकार से क्षमा दान कर सकते हैं। जो 5 प्रकार से क्षमादान कर सकते हैं उसमें एक है क्षमा, दूसरा है परिहार, तीसरा है लघुकरण, चौथा है विराम, पांचवा है प्रविलंबन। क्षमा के अंतर्गत बिना किसी शर्त के पूर्णतः किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर दिया जाता है, बिना किसी शर्त के 100% क्षमा प्रदान किया जाता है। देखिए होता क्या है, जो भारतीय कानूनी परंपरा है उस कानूनी परंपरा में कभी काल क्या होता है, कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़ा जाता है और निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि व्यक्ति तो निर्दोष है, दोषी तो है ही नहीं है। इस कंडीशन में उस व्यक्ति को बिना किसी शर्त के राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, बिना किसी शर्त के राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, उसे ही क्षमा कहा जाता है। तो क्षमा की अगर हम बात करें तो क्षमा के अंतर्गत बिना किसी शर्त के बिना किसी शर्त के व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, उसे ही क्षमा कहा जाता है। क्षमा के बाद दूसरा है आपको परिहार। दूसरा क्या है आपको? परिहार। जब किसी दोषी व्यक्ति के सजा की मात्रा को कम किया जाता है, तो उसी को परिहार कहा जाता है। जैसे किसी को 10 वर्ष की सजा मिली है तो उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, या किसी को 2 वर्ष की सजा मिली है तो उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया, तो सजा की मात्रा में कमी की अगर आप बात करेंगे तो सजा की मात्रा में कमी ही आपको परिहार कहलाता है। 5 वर्ष की जगह 2 वर्ष, 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष, 10 वर्ष की जगह 5 वर्ष। इसके बाद आगे है आपको लघुकरण। जब किसी अपराधी के या किसी दोषी के किसी दोषी व्यक्ति के जो अपराध होते हैं उसको देखते हुए, विचार विमर्श करते हुए, उसे जो सजा होता है उसके सजा की प्रकृति में बदलाव कर देता है। जैसे मान लिया जाए किसी अपराधी व्यक्ति को किसी जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है, तो फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना, या आजीवन कारावास की सजा को 12 वर्ष की सजा में बदल देना, तो सजा की प्रकृति में बदलाव लघुकरण कहलाता है। यहां पर देखिए लघुकरण और परिहार में बड़ी कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके बिहार दरोगा परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, परिहार या लघुकरण दोनों में से किसी विषय में पूछा गया है। एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कि परिहार पूछा है या लघुकरण, लेकिन दोनों में से कोई एक पूछा है। दोनों में से कोई एक बार पूछा है, तो इसको आप याद रखिएगा। और एक बार पूछ दिया है, आगे भी पूछने की संभावना है। आप ये मत सोचिएगा कि एक बार पूछ दिया तो दोबारा नहीं पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है, एकदम से पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई एक पूछा है, जो पूछा है मान लिया जाए हो सकता है वही रिपीट कर दे, या हो सकता है जो नहीं पूछा है वो आपसे पूछ दे। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हम आपको बोलते हैं, जहां पे विद्यार्थी को कंफ्यूजन होने की संभावना होती है, बोर्ड प्रश्न वहीं से उठाता है। समझ गए? बोर्ड प्रश्न वहीं से उठाता है जहां से विद्यार्थी को कंफ्यूजन होने की संभावना होती है, और यहां पर भी विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहां से भी प्रश्न उठाने की संभावना है, और एकदम प्रबल संभावना है यहां से प्रश्न उठाने की। तो याद रखिएगा आप इस बात को।
परिहार, परिहार का मतलब होता है सजा की मात्रा में कमी करना, 5 वर्ष की जगह 2 वर्ष, 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष। और लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति में बदलाव करना, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास को 12 वर्ष की जेल की सजा में। इसके बाद आगे है विराम। विराम देखिए, विराम का मतलब होता है रोक लगाना, रोक लगाना, रोक लगाना, रोक लगाना। कोई जेल में बंद व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया है, अपने से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, विकलांग है, अपने से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, गर्भवती औरत है, अपने से कोई भी काम नहीं कर पा रही है, तो कुछ विशेष परिस्थिति में, विकलांगता की स्थिति में, बुढ़ापे की स्थिति में, गर्भवती होने की स्थिति में, उसके सजा पर जो रोक लगा दिया जाता है वही विराम कहलाता है, विराम कहलाता है। इसके बाद आगे है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है टालना। प्रविलंबन का अर्थ होता है टालना। कुछ समय के लिए सजा को टालना ही प्रविलंबन कहलाता है। और प्रविलंबन का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को लेकर करते हैं जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है, विशेष तौर पर उसी को लेकर प्रविलंबन का प्रयोग किया जाता है। कुछ समय के लिए उसके फांसी की सजा को टाल दिया जाता है। क्योंकि आप आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 21 कहता है देर से फांसी, देर से फांसी पाना, देर से फांसी पाना, देर से फांसी पाना फांसी प्राप्त व्यक्ति का मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। यानी अगर किसी को फांसी मिल गया है ना, फांसी की सजा मिल गई है ना अगर किसी को, तो जितना देरी हो सकता है उतना देरी किया जा सकता है। उस दोषी व्यक्ति का मूल अधिकार है यह अनुच्छेद 21 के तहत। कुछ समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो प्रविलंबन का मतलब होता है टालना, और विशेष तौर पर फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति के फांसी जो दिए जाते हैं उसमें देरी की जा सकती है, यही है आपको प्रविलंबन। तो सजा को कुछ समय के लिए टालना क्या कहलाता? प्रविलंबन। कुछ विशेष स्थिति, गर्भवती, बुढ़ापे या विकलांगता की स्थिति में सजा पर रोक लगा देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है हमेशा यहां से। और ध्यान रखें, जो क्षमादान का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, लगभग वही क्षमादान का अधिकार भारत के राज्य के राज्यपाल को भी होता है। सॉरी, राज्य के राज्यपाल को भी होता है। राज्य के राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 161 देता है। राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 161 देता है, 161 161 देता है, अनुच्छेद 161 देता है। तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान का अधिकार प्राप्त है और राज्यपाल को जो क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, दोनों में कुछ समानता भी है और कुछ अंतर भी है। मूलतः अंतर यह है कि राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति के मृत्यु दंड तक को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह एक मूल अंतर है दोनों के क्षमादान के अधिकार में। दोनों के क्षमादान के अधिकार में यह एक मूल अंतर है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? क्लियर है ना ये बात? तो ये राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार के विषय में हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं आप समझे होंगे। ठीक है, समझे तो फटाफट जवाब दीजिए। अच्छा, हाँ 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 हाँ, विराम किया जाता है। एक तो नाबालिग में उसको देखरेख के लिए सबसे पहले भेज दिया जाता है, सुधार गृह में भेजा जाता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, जैसा आप सोचते हैं वैसा थोड़े हो जाएगा। ठीक है, भारत का जो कानून है ना बहुत पेचीदा है, ज्यादा उसमें घुसने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो महा कंफ्यूजन में आप चले जाइएगा। अरे एक बात बताइए, देखिए भारतीय कानून कितना पेचीदा है कि एक दिल्ली में कोई कांड हुआ था, निर्भया कांड। कांड कब हुआ है वो? 2013 में, 2012-13 में। ठीक है, 2012-13 में जब भी हुआ, उसके दोषी को फांसी कब मिला है? 2019 में, 20 में, 2020 में। कांड हुआ है 2013 ही मान लीजिए, देख लीजिएगा, ये कोई नहीं पूछेगा कंपटीशन, लेकिन फिर भी हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि 2012 में हुआ है फांसी, उसको 2020 में मिला है, तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। जबकि जिस प्रकार का कांड वो किया था उसको तुरंत फांसी मिलना चाहिए, जिस प्रकार का काम वो किया था। तो भारत का जो कानून है ना बहुत पेचीदा है।
कानून को अगर समझना है ना, एक एक शब्द में वकील जो है चीजों को उलट पलट देता है, सही को गलत, गलत को सही कर देता है वकील, समझ गए? तो लॉ का पढ़ाई कीजिए, विशेष जानना है तो, है कि ना? जनरल कंपटीशन के लिए जितना जरूरी है उतना याद रखिए, समझे? चलिए अब आइए, बीच में टोका टोकी मत कीजिए महाराज, मूड खराब हो जाता है मेरा। कितना मूड बना के हम पढ़ाने आते हैं महाराज, टोकिए मत। जो भी प्रॉब्लम है ना मन में बनाए रखिए क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद। अब मने उचट गया, ठीक है? मन भी बड़ी चंचल चीज है, समझे? टोकना नहीं है, ध्यान में रखेंगे सब लोग। चलिए, ये तो याद हो ही ना गया होगा जी, ये क्लियर है ना? आगे आगे वीटो का अधिकार, वीटो का अधिकार, वीटो का अधिकार। देखिए, वीटो का अधिकार, राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 देता है। 111, राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 देता है, अनुच्छेद 111 देता है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। रोकना इसका शाब्दिक अर्थ होता है, रोकना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा अपनी मनमानी नहीं कर सके, इसी को लेकर तथा लोकसभा राज्यसभा कोई भी कानून नहीं बना दे, इसी को लेकर राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार दिया गया है कि अगर लोकसभा राज्यसभा मनमानी करके कोई कानून बनाता है तो राष्ट्रपति उस पर रोक लगा सकता है, राष्ट्रपति उस पर रोक लगा सकता है, राष्ट्रपति उस पर रोक लगा सकता है, लगा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार दिया गया है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद। संसद, और संसद के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून को बनाने को लेकर सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। विधेयक लाया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में। दोनों में से किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। जिस भी सदन में विधेयक आता है वह पहले पारित करता है, फिर विधेयक दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन भी विधेयक को पारित करता है। जब दोनों सदन विधेयक को पारित कर देता है, जब दोनों सदन विधेयक को पारित कर देता है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति देता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे दिया तो वह विधेयक कानून बन गया, और अगर दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति नहीं दिया, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया, राष्ट्रपति उसे अपने पॉकेट में रख लिया, ना हां बोला ना बोला, मतलब कुल मिलाकर के राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति दिया ही नहीं, तो इस स्थिति में यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग कर दिया है, राष्ट्रपति ने विधेयक को रोक दिया है। राष्ट्रपति ने विधेयक को रोक दिया है मतलब राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग कर दिया है। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा पूरा। भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद। संसद के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है तो कानून बन जाता है, और अगर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देता है तो वह कानून नहीं बनता है। और लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर अगर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं दिया तो यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर दिया है। तो राष्ट्रपति का वीटो कुछ समझ में आया? इसके बाद अगर वीटो की बात करें तो वीटो 4 प्रकार का होता है। वीटो 4 प्रकार का होता है। वीटो जो 4 प्रकार का होता है उसमें एक होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। एक होता है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो। एक होता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। एक होता है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति ऊपर के जो 3 वीटो है इसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऊपर के जो 3 वीटो है 1, 2, 3 निलंबनकारी, आत्यांतिक, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, भारत के राष्ट्रपति ये 3 वीटो का प्रयोग करते हैं।
भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए विशेषित वीटो को हम लोग नहीं जानेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत बता देंगे। मुख्य तौर पर भारत के राष्ट्रपति तीन प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। इन तीनों की चर्चा हम आपके साथ आगे करेंगे, परंतु इन तीनों वीटो के विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात को समझिए कि आप ये समझिए कि अमेरिका देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका देश के राष्ट्रपति चारों के चारों वीटो का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कौन ऐसे देश है जहां के राष्ट्रपति चार के चारों वीटो का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसी बात को ऐसे भी याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति कौन से वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। वीटो कौन भाषा का शब्द है? कौन भाषा? लैटिन। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति नहीं देता है, तो क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति के वीटो संबंधी अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 111 में। इतना बात याद होने गया। अब यहां पर समझिए निलंबनकारी वीटो क्या है, आत्यंतिक वीटो क्या है, पॉकेट वीटो क्या है। लगभग भारत के राष्ट्रपति ने हर वीटो का प्रयोग कर लिया है। तीनों को प्रयोग करने का अधिकार है, वो तीनों वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर लिया है। हम लोग सिर्फ एक पॉकेट वीटो भूखते रहते हैं, वो अलग बात है, कहीं कि कंपटीशन बार बार वही पूछता है। परंतु तीनों प्रकार के वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा चुका है। तो क्या होता है और किस राष्ट्रपति ने किस वीटो का प्रयोग किया है, दोनों बात हम लोग यहां पर जानते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले एक बात को आप समझिए, उसके बाद इसको समझिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात यह है कि जब लोकसभा राज्यसभा किसी विधेयक को पारित कर देता है, तब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है ना, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, उसे अपने पास रख भी सकता है। सब प्रकार के अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं, राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है। हमारे देश के संविधान में इस बात का विवरण कहीं नहीं है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को आखिरकार कितना दिन तक रोककर रख सकता है। हमारे देश के संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन अमेरिका के संविधान में इस बात का विवरण है कि अमेरिका के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उसको मैक्सिमम 10 दिन तक रोक करके रख सकता है। 10 दिन में हाँ बोलना है हाँ बोलिए, ना बोलना है ना बोलिए, लेकिन बोलना पड़ेगा 10 दिन के भीतर अमेरिका में। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैसा है? तो भारत में ऐसा है, राष्ट्रपति के पास गया, मन होगा 2 मिनट में हस्ताक्षर कर देगा, मन होगा 2 सालों में हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि संविधान ने बाध्य किया ही नहीं है, संविधान में प्रावधान है ही नहीं। ये बात है। तो हम आपको यह बात बतलाए हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, वह उस पर अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, अनिश्चित काल तक अपने पास रख भी सकता है। सब अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। अब यहां पर समझिए आप निलंबनकारी वीटो क्या है, आत्यंतिक वीटो क्या है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो क्या है। देखिए, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, अगर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 2006 पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। उसे एक बार पुनर्विचार के लिए एपीजे अब्दुल कलाम वापस लौटाए थे, अर्थात उन्होंने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। इसके बाद आत्यंतिक वीटो, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति नहीं देता है। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति नहीं देता है, तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू अधिनियम को लेकर 1954 ईस्वी में किया गया था। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस वीटो का प्रयोग किया गया था। इसके बाद आगे है आपको पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। क्या है ये? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर ना सहमति देता है, ना रिजेक्ट करता है, बल्कि अपने पास रख लेता है, अपने पॉकेट में रख लेता है, अपने जेबी में रख लेता है। मतलब ना हाँ बोलता है ना बोलता है, ना सहमति देता है ना नकारता है, बल्कि उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है जिन्होंने डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया है। आशा करते हैं इतना बात आप समझे होंगे। आइए जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? हाँ या ना? एकदम से हाँ।
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को किस संविधान संशोधन के तहत दिए गए? 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। और अगर राष्ट्रपति ऐसा करता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाता है, अगर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो क्या माना जाएगा? राष्ट्रपति ने कौन वीटो का प्रयोग किया? क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? निलंबनकारी वीटो का राष्ट्रपति ने प्रयोग किया है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति नहीं देता है, तो क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने कौन वीटो का प्रयोग? कौन वीटो का? कौन वीटो का? क्या किसी राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है? किसने? राजेंद्र प्रसाद। कौन अधिनियम? पेप्सू अधिनियम पर। अरे पेप्सू अधिनियम में वो पंजाब का बंटवारा नहीं हुआ है। देखिए आज जो आप देखते हैं, हिमाचल प्रदेश अलग है, पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, पहले तीनों एक ही था। उसी तीनों के बंटवारा से संबंधित है पेप्सू अधिनियम, और कुछ नहीं है पेप्सू अधिनियम, समझ गए? अब इसके बाद आगे बताइएगा, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर ना सहमति देता है, ना असहमति व्यक्त करता है, बल्कि उसको अपने पास रख लेता है, तो क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने कौन वीटो का प्रयोग? कौन वीटो? क्या किसी राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? क्या है ना जी? ज्ञानी? किसने किया है? ज्ञानी? क्लियर है इतना बात? अब यहां पर विशेषित वीटो हम लोग समझते हैं, विशेषित वीटो हम लोग समझते हैं, और भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक को समझना होगा आपको। विधेयक, 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 देखिए समझता ना है जी, वही है पटना सिटी वाली है, इधर से आया है, इधर से। अच्छा ये पता चल गया उधर से आया ना, एकदम कान लगे ले रहते हैं ये सब। आप लोग अपना अपना पिए बना लीजिए सब, एकदम बैग, आप लोग का बैग ढोएगा बैग सब, समझे? हाँ जी ये बात है। चलिए चलिए सुनिए, अब देखिए सबसे पहले विधेयक क्या है? अरे कानून के निर्माण करने को लेकर, विधि के निर्माण करने को लेकर जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो प्रस्ताव लाया जाता है वही विधेयक है। कानून के निर्माण करने को लेकर जो प्रस्ताव लाया जाता है वही विधेयक है। विधेयक को संसद अनुमति दे दिया, संसद की सहमति मिल गई, संसद की मंजूरी मिल गई, तो विधेयक कानून बन गया। और अगर विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिली तो विधेयक कानून नहीं बना। विधेयक क्या है हमने आपको स्पष्ट कर दिया। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, विधेयक दो प्रकार के होते हैं। विधेयक जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। एक होता है गैर सरकारी विधेयक। क्या है सरकारी विधेयक और क्या है गैर सरकारी विधेयक? एगो बात बताइए कि भारत में सरकार का गठन करने के लिए, केंद्र में सरकार का गठन करने के लिए लोकसभा के कुल सीट का 50% से अधिक आना चाहिए। लोकसभा में 543 सीट है, 543 का 50% से अधिक कीजिएगा तो 272 आएगा। लोकसभा के चुनाव में जिस किसी भी पार्टी या गठबंधन को 272 या उससे अधिक सीट प्राप्त होता है, यह माना जाता है कि उसे बहुमत मिल गया और वही पार्टी सरकार बनाती है, वही पार्टी सरकार बनाती है। अब मान लिया जाए 272 या उससे अधिक लोकसभा सदस्य वाली पार्टी सरकार बनाई, तो क्या 272 के 272 लोग को मंत्री पद दे दिया जाता है? नहीं, मंत्री पद नहीं दिया जाता है। वो भी निश्चित है, अधिक से अधिक लोकसभा के कुल सीट का 15% लोग मंत्री बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 543 का 15% निकालिएगा तो 82 आएगा। अधिक से अधिक 82 लोग मंत्री बनते हैं, उससे ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनते हैं। तो बीजेपी अभी सत्ता में है क्योंकि 272 लोकसभा सीट से ज्यादा बीजेपी को प्राप्त है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कुछ लोग उनके मंत्रीगण सब हैं, मंत्रीगण सब हैं। तो भारत सरकार के अधीन जो मंत्री है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, कोई भी मंत्री है, मंत्री होना चाहिए। कोई भी मंत्री मंत्री होना चाहिए, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो किसी विभाग का, या किसी विभाग का राज्य मंत्री हो, या किसी विभाग का उप मंत्री हो, या स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हो। भारत सरकार के अधीन मंत्रियों के द्वारा, भारत सरकार के अधीन मंत्रियों के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है वही सरकारी विधेयक होता है। भारत सरकार के मंत्रियों के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है सरकारी विधेयक, जैसे मोदी जी विधेयक लाएंगे सरकारी, अमित शाह विधेयक लाएंगे सरकारी, राजनाथ सिंह विधेयक लाएंगे सरकारी, स्मृति ईरानी कोई विधेयक लाएंगी सरकारी, सरकारी, या अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर,
गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, ये सभी मंत्री हैं। इन सभी के द्वारा अगर कोई भी विधेयक लाया जाता है तो वह सरकारी विधेयक होगा। और ध्यान रखें, सरकारी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। सरकारी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, अर्थात सरकारी विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं हो सकता है। दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है जो विधेयक मंत्री के अलावे जो अन्य संसद सदस्य होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है, उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। जैसे अगर राहुल गांधी कोई विधेयक लाएंगे तो गैर सरकारी, अगर बीजेपी के ही रविशंकर प्रसाद कोई विधेयक लाएंगे तो वह भी गैर सरकारी, अगर बीजेपी के ही रामकृपाल यादव कोई विधेयक लाएंगे तो वह भी गैर सरकारी, क्योंकि ये लोग मंत्री नहीं है। किसी भी पार्टी का मंत्री अगर विधेयक लाता है सरकारी, और अगर मंत्री नहीं है संसद सदस्य वो विधेयक लाता है तो गैर सरकारी। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग सरकारी विधेयक पर नहीं होता है, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर होता है। तो जो आत्यांतिक वीटो है, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर होता है, सरकारी विधेयक पर नहीं होता है। कुछ दिमाग में गया? मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है उसे क्या अन्य संसद सदस्यों के द्वारा जो विधेयक, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कौन विधेयक पर होता है? गैर, किस पर नहीं होता है? क्लियर है ये बात? चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा आप ये जानिए कि भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि यहां से आपके बिहार दरोगा परीक्षा में प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तौर पर प्रश्न पूछ दिया है। प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको समझना है, इसको जानना है। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा या श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा वर्ष 1971 ईस्वी में एक संविधान संशोधन किया गया, 24वां संविधान संशोधन। चौबीसवां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया जानते हैं? इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यानी भारत की संसद ने संविधान संशोधन विधेयक अगर लाया है और उस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर दिया है, उस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर दिया है और वह राष्ट्रपति के पास जाता है वह विधेयक अगर, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना होगा। राष्ट्रपति को अनुमति देना होगा। अब यहां पर एक बात है, संविधान संशोधन विधेयक क्या है? वैसा कोई भी विधेयक जिसके तहत भारत के संविधान में या तो कोई प्रावधान जोड़ा जा रहा है या कोई प्रावधान हटाया जा रहा है। अगर आप कोई प्रावधान जोड़ रहे हैं तब पर भी संशोधन हो रहा है संविधान में, अगर कोई प्रावधान आप हटा रहे हैं तब पर भी संविधान में संशोधन हो रहा है। वैसा कोई भी विधेयक जिसके जरिए भारत के संविधान में कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो वही संविधान संशोधन विधेयक है, वही संविधान संशोधन विधेयक है। और देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करता है, अपने 2/3 बहुमत से पारित करता है, अर्थात विशेष बहुमत से पारित करता है।
जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करता है। 2/3 बहुमत से पारित करता है। 2/3 बहुमत से पारित करता है। और लोकसभा में कौन होता है? लोकसभा में होता है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का ज्यादा महत्व होता है, ज्यादा महत्व होता है। संवैधानिक तौर पर तो राष्ट्रपति का ज्यादा महत्व है, लेकिन क्रियात्मक तौर पर जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका ज्यादा महत्व है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में चुने हुए प्रतिनिधि का ज्यादा महत्व होता है। अपॉइंटमेंट के तुलना में इलेक्टेड, यानी जिनकी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के तुलना में जो इलेक्टेड होते हैं उनका ज्यादा महत्व होता है। परंतु यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं, प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। परंतु प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। भले ही राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में आम जनता पार्टिसिपेट करता है? नहीं। परंतु लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर पार्टिसिपेट करता है, हां या ना? एकदम से हां। तो अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है तो उसे भारत की संसद अपने 2/3 बहुमत से पारित करता है। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है तो उसे भारत की संसद अपने 2/3 बहुमत से पारित करता है। 2/3 बहुमत से पारित करता है। 2/3 बहुमत से पारित करता है मतलब विशेष बहुमत से पारित करता है। है? अरे क्या हुआ जी? नहीं सुनाई दे रहा, भागो यहां से। चलिए आवाज बढ़ा दो जी। बाजा बज रहा है तो हम क्या करें? हैं? ऊपर में जाकर के बैठो जिसको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। ऊपर में जाकर के बैठो, ऊपर में जहां पे साउंड है वो साउंड के सामने जाकर के बैठो, एकदम आवाज सुनाई देगा। बीच में टोकना ना है हमको, ठीक है? बोले टोकना ना है, दिक्कत है सीधा ऊपर। ऊपर जाइए, आराम से बैठिए, जहां पे साउंड लगा वहां पे कान लगा करके सुनिए, जाइए, सुनाई देगा एकदम। तरीका चलिए, अब हो गया, हो गया। अब नहीं समझाएंगे विषय से। चलिए, आपके परीक्षा में, आपके बिहार दरोगा परीक्षा में क्या पूछा हुआ है? आपके बिहार दरोगा परीक्षा में यही पूछा हुआ है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाद की संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971। समझ गए? इस बात को याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए? आगे विशेषित क्या है, क्यों बता रहे थे? स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अब लय टूट गया है, अब हम नहीं बता सकते। आपने हमें डिस्टर्ब किया है तो उसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। चलिए, अब हो गया। राष्ट्रपति के वीटो संबंधी अधिकार से हम आपको अवगत करवा दिए, राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी अधिकार से हम आपको अवगत करवा दिए।
इसके अलावे अब राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार है, विधायी संबंधी अधिकार है, विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है, सैन्य संबंधी अधिकार है, आपात अधिकार है, राजनयिक अधिकार है। तो ये सब अधिकार का बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। जिस अधिकार का ज्यादा महत्व था वो दोनों हम आपको बता दिए, परंतु ऐसा भी नहीं है कि महत्व है ही नहीं, महत्व है। अगर महत्व नहीं रहता तो हम नोट में काहे देते। चलिए आइए, राष्ट्रपति के अन्य अधिकार। अन्य अधिकार में सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी अधिकार। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है वही राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत मुख्य तौर पर आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहां पर यह बात याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो तमाम नियुक्तियां की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, राज्यपाल की नियुक्ति हो, महान्यायवादी की नियुक्ति हो, महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति हो, या अन्य जो भी नियुक्ति हो, वे सभी की सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार में आता है। इसके बाद अगला है विधायी अधिकार। विधायी अधिकार, देखिए, विधायिका से संबंधित राष्ट्रपति को जो अधिकार होता है उसे ही राष्ट्रपति के विधायी अधिकार कहा जाता है। और आप सब लोग जानते हैं विधायिका, विधायिका का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को लेकर राष्ट्रपति को जो अधिकार होता है, लोकसभा और राज्यसभा को लेकर राष्ट्रपति को जो अधिकार होता है उसे ही राष्ट्रपति का विधायिका संबंधी अधिकार कहा जाता है। अब कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो पहला अधिकार, लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने, अर्थात लोकसभा के सत्र को शुरू करने, आहूत का मतलब शुरू और सत्रावसान मतलब समाप्त। तो लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान यानी शुरू, आहूत मतलब शुरू, सत्रावसान मतलब समाप्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। तीसरा, अगर किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो इस स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अगला, अगर 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 संसद के दोनों में से कोई सत्र, संसद के दोनों सदनों में से कोई सदन सत्र में ना हो, ना चल रहा हो, या संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में ना हो, या दोनों में से कोई एक सत्र में हो दूसरा सत्र में ना हो, और इस स्थिति में कानून की आवश्यकता हो, तो इस स्थिति में जो कानून की आवश्यकता होती है उस कानून को लेकर भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून ही होता है, लेकिन यह एक अस्थायी कानून होता है और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश 6 माह तक लागू रहते हैं। परंतु अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और संसद सत्र में आ गया, तो संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक ही राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश लागू रहते हैं। और अगर राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद स्वीकृति दे देता है तो यह आगे भी लागू रहता है, नहीं तो फिर वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति कर सकते हैं इत्यादि। ये सभी राष्ट्रपति के विधायी संबंधी अधिकार है। विधायी मतलब लोकसभा, राज्यसभा। सीधे तौर पर आप याद रखिएगा, वैसे अधिकार जो राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा को लेकर होता है, वही राष्ट्रपति के विधायी संबंधी अधिकार कहलाते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो तमाम नियुक्तियां की जाती है वह कैसा अधिकार है? कार्यपालिका ना। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक लेखा पद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ये सब राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार है। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा को लेकर जो राष्ट्रपति को अधिकार होता है, वो राष्ट्रपति का कैसा अधिकार? कैसा अधिकार? विधायी का संबंधी अधिकार ना, या विधायी अधिकार ना। चलिए, इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा को भंग कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। करता तो राष्ट्रपति ही है। लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? लोकसभा को भंग कौन करता है? किसके सलाह पर? किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसके बाद आगे बताइएगा, अगर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगर मान लिया जाए संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, या दोनों में से कोई एक सत्र में हो, दूसरा सत्र में ना हो, और इस स्थिति में कानून की आवश्यकता हो, तो इस स्थिति में कानून के निर्माण को लेकर अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति ना। राष्ट्रपति कौन अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। कौन अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी? 100। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश होता है वह कितने दिनों तक लागू रहता है? 6 माह। 6 माह। लेकिन अगर संसद सत्र में आ गया तब कितना दिन तक लागू रहता है? 6 सप्ताह तक लागू रहता है। इसके बाद आगे बताइएगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? कौन करता है? कितने क्षेत्र से? 4 क्षेत्र से। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता? 12 ना। कितने क्षेत्र से? 4 ना। कौन कौन? साहित्य, कला, विज्ञान और यह सब राष्ट्रपति का कैसे अधिकार? विधायी का संबंधी अधिकार। कैसे अधिकार? विधायी का संबंधी अधिकार। ठीक है, चलिए आगे आ जाइएगा। इसके बाद आगे है आपको राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार देखिए, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत वैसे अधिकार आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही होता है। जैसे मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही है, यह राष्ट्रपति का एक प्रकार से विशेषाधिकार है। फिर अगर राष्ट्रपति पद पर है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है। और राष्ट्रपति के विषय में आप जानिए कि एक जब आपको रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति बनने वाले थे तो उस समय एक चर्चा उठा था, और हमेशा एक चर्चा उठता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। आखिरकार बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? उनके ऊपर केस है। वो जो अयोध्या के बाबरी मस्जिद को ढहा गया है उसको लेकर लाल कृष्ण आडवाणी पर केस चल रहा है। अब केस चल रहा है, मान लिया जाए कोर्ट का कभी आदेश आ गया, कभी भी कोर्ट का आदेश आ सकता है, तो एक यही वजह है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है राष्ट्रपति नहीं बन पाए। सपना तो लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा था, प्रधानमंत्री बने, लेकिन थोड़ा उनके आक्रामकता के कारण। देखिए मोदी जी क्या है जानते हैं? मोदी जी को क्या कहा जाए, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी थोड़ा आक्रामक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब अगर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में जाइएगा ना, लाल कृष्ण आडवाणी सुभाष चंद्र बोस है और मोदी जी गांधी जी है। कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, कोई संत नहीं। वो दिखाएंगे जैसे गांधी जी अपने आप को दिखाते थे हम संत हैं, लेकिन थे बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ। वही हमारे मोदी जी हैं, समझे? थे तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के ही, दोनों तो हैं बीजेपी के ही, लेकिन दोनों में अंतर यही है, समझ गए? इसी वजह से नहीं बन पाए बेचारा, ना प्रधानमंत्री बन पाए ना राष्ट्रपति बन पाए, अपनी आक्रामकता की वजह से। अगर मोदी जी जैसे कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ होते तो फिर वो भी प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन नहीं बन पाए। इसके बाद आपको ये तो विशेषाधिकार से हम आपको अवगत करवाए हैं। इसके बाद आगे है विवेकाधिकार, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार। देखिए समझिएगा आप, सामान्य तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सहयोग से ही सब काम करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहेगा उत्तर तो उत्तर, दक्षिण तो दक्षिण, कहेगा अभी रात है, कहेगा हां रात है, कहेगा अभी दिन है, रातों है तो कहेगा हां दिने है। तो राष्ट्रपति सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सहयोग से काम करता है, परंतु कुछ समय ऐसे होते हैं जब राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सलाह एवं सहयोग के अपने विवेक से काम करते हैं। समझिएगा आप हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बात बोल रहे हैं कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करते हैं। कैसे और कब कब? देखिए जैसे मान लिया जाए लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मतलब किसी भी पार्टी को 272 या उससे अधिक सीट नहीं मिला, तो इस स्थिति में सरकार बनाने के लिए किस पार्टी को आमंत्रित करेंगे यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति चाहे तो सबसे कम सीट वाली पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, परंतु भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चली आ रही परंपरा के अनुसार जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे ही सामान्य तौर पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां पर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति जो पुनर्विचार के लिए लौटाता है वह भी अपने विवेक से ही लौटाता है, वह भी राष्ट्रपति का विवेकाधिकार ही है, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार ही है। अगला, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो उसके बात को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। मन होगा राष्ट्रपति मानेंगे, मन होगा राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। यह सभी राष्ट्रपति के विवेकाधिकार है। इसके बाद राष्ट्रपति के आपात संबंधी अधिकार। आपात 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत। ये जो तीनों प्रकार के आपात है, तीनों प्रकार के आपात किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तीनों प्रकार के आपात राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा तीनों प्रकार के आपात राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। इसके बाद जो है आपको
आपात संबंधी अधिकार के बाद सैन्य संबंधी अधिकार। भारत में 3 प्रकार की सेना है, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। यह राष्ट्रपति के सैन्य संबंधी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर राजनयिक संबंधी अधिकार। विदेशों के लिए भारत के राजनयिक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विदेशों से जो राजनयिक या राजदूत आते हैं उनसे सबसे पहले परिचय प्राप्त राष्ट्रपति करते हैं। ये सब राष्ट्रपति के राजनयिक संबंधी अधिकार हैं। यही सब राष्ट्रपति का अधिकार है। संविधान को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब चीज तो राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविकता उससे अलग है। वास्तविकता उससे अलग है। इस प्रकार राष्ट्रपति आपका खत्म हो गया। पूरा पढ़ लीजिएगा और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस डेट में जो पढ़ा है उसी डेट में पढ़ना है, तभी वो आपका अपना हो पाएगा। नहीं तो वो चीज आपका अपना कभी नहीं हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, देख लेते हैं। 5 मिनट कॉपी उधर पलट उलट लीजिए। आगे उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे। अब पढ़ा देंगे। उपराष्ट्रपति में ज्यादा कुछ है नहीं, 6 को 7 को 8 को तो अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति में, और उपराष्ट्रपति का बहुत ज्यादा काम उम है नहीं, बहुत ज्यादा अधिकार है नहीं, तो इसलिए उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद जान गए, काम खत्म। 6 को 7 को 8 को अनुच्छेद आराम से जान लेते हैं। मैच उच नहीं हो रहा है आज, खत्म हो गया मैच। तो अपनी निर्धारित कर दिया गया, समझ गए। और इसके बाद जैसे एंग्लो इंडियन में लारा दत्ता का नाम सुने, हीरोइन है, एंग्लो इंडियन है। इसके बाद आप एक तृणमूल कांग्रेस का है डेरेक ओब्रायन, डेरेक ओब्रायन एमपी है, एंग्लो इंडियन है वो। फिर एक क्रिकेटर है, एक कोई क्रिकेटर है वो भी एंग्लो इंडियन है। बहुत सारा एग्जांपल है इसका, ठीक है, समझ गए ना। हाँ जो भी हो। ऐसे क्या करते हैं आप लोग। आइए अब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा टॉपिक है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही पूछा जाता है। यहां से आपके बिहार दरोगा परीक्षा में एगो प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद 65 से रिलेटेड है, समझ गए। तो आइएगा उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। देश का दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का पद है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है यह अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद इसलिए लाया गया है ताकि राजनीतिक निरंतरता बनी रहे, या उपराष्ट्रपति का पद इसलिए लाया गया है ताकि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न ना हो, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न ना हो, इसलिए लाया गया है, इसलिए लाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो अमेरिका से लाया गया है, सामान्य तौर पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति में समानता है, लेकिन
अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में एक मूल अंतर है। मूल अंतर क्या है, इस बात को यहां पर हम नहीं बता रहे हैं। आगे जब उपराष्ट्रपति खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बताएंगे दोनों में मूल अंतर क्या था। लेकिन उससे पहले आप उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को आप जानिए। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71। ये जितने अनुच्छेद हैं, इस अनुच्छेद को ही जान लीजिए, उपराष्ट्रपति खत्म। उसके बाद कौन कौन उपराष्ट्रपति बने हैं? 10 को, 14 को, 15 को बने हैं। जो 10 को, 14 को, 15 को बने हैं, 10 को नहीं बने हैं, 14 को बने हैं, तो उसको जान लीजिएगा। उनका कार्यकाल जान लीजिएगा, थोड़ा बहुत उनका विशेषता है वो जान लीजिएगा, काम खत्म। सबसे पहले अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अर्थात जो उपराष्ट्रपति का पद है यह एक प्रकार का संवैधानिक पद है। जो उपराष्ट्रपति का पद है यह एक प्रकार का संवैधानिक पद है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 64 है, यह अनुच्छेद यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है तो राज्यसभा का सभापतित्व भी वही करेगा। और ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। अर्थात राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु फिर भी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापतित्व करता है। अर्थात राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। नहीं करते। आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्योंकि देखिए, लोकसभा है, लोकसभा का सभापतित्व उसके सदस्य ही करते हैं। विधानसभा है, विधानसभा का सभापतित्व उसके सदस्य ही करते हैं। विधान परिषद है, विधान परिषद का भी सभापतित्व उसके सदस्य ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बच रहा है राज्यसभा। सिर्फ और सिर्फ कौन बच रहा है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। यह अपवाद है। और दो बात जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हुए आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो अपवाद है वहां से प्रश्न आएगा। और जहां विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो रहा है, आप जब पढ़ते हैं ना, जहां पे आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ने में, आप समझ जाइए प्रश्न यहीं से आएगा। जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, समझ जाइए प्रश्न वहां से आएगा। और उस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बात समझे? ये दो बात आपको दिलो दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 है, अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और जानते हैं, मूल तौर पर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद तुरंत भर दिया जाए, इसीलिए उपराष्ट्रपति का पद लाया गया है।
मूल रीजन यही है, मूल रीजन यही है, और कोई खास रीजन नहीं है। मूल रीजन यही है, मूल रीजन यही है, मूल कारण यही है, मूल कारण यही है। तो याद रखिएगा आप इस बात को। और आपके परीक्षा की अगर हम बात करें तो आपके परीक्षा में यही पूछा गया है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाता अनुच्छेद 65। क्लियर है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 थोड़ा व्यापक है। अनुच्छेद 66 की अगर हम बात, अनुच्छेद 65 समझे है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अनुच्छेद 66 ये अनुच्छेद हमें, अनुच्छेद 66 ये अनुच्छेद हमें ये अनुच्छेद हमें ये अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात चुनाव के विषय में जानकारी देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जानकारी यह अनुच्छेद हमें देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितनी भी बातें सभी प्रकार की जानकारी हमें देता है अनुच्छेद 66। तो अब समझिए क्या क्या है। एक तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कुछ योग्यता होता है। फिर आपको जमानत की राशि होती है, प्रस्तावक और अनुमोदक होता है, कौन भाग लेता है, कौन प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है, शुरू में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था, किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव में परिवर्तन हुए हैं, अभी कैसे होता है, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। तो ये जो तमाम प्रकार की बातें हैं, इन बातों की ही चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए। पहली बात, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? योग्यता में पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा है उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिक उम्र का कोई जिक्र नहीं है। तीसरा है लाभ के पद पर ना हो। नहीं हो। चौथा है पागल या दिवालिया ना, पागल या दिवालिया ना हो। और पांचवा है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रहे, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ योग्यता रखता हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इतना कंडीशन अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कंडीशन थोड़े है, कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं। नौकरी उकरी आप लोग को नहीं होगा तो आप लोग राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़िएगा। अरे वो तो प्रस्तावक अनुमोदन बाद में होता है, वो रिजेक्ट कर देगा, वो तो समझ रहे हैं। लेकिन कम से कम चुनाव लड़ करके मन को संतुष्टि तो दिला दीजिएगा। लोग भी कहेगा कि हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है क्या है? तब आप लड़िएगा, नहीं लड़िएगा। चलिए आ जाइए आगे। अब तो ये है। अब इसके बाद आगे जानिए, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत की राशि 15,000। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और जैसे राष्ट्रपति में आपने जाना है कि प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता कौन है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, कोई भी हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है सब सदस्य। इसके अलावा कोई भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। इसके बाद
पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर आप देखेंगे तो पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्ष 1952 में हुआ, दूसरी बार 1957 में हुआ, तीसरी बार 1961 में हुआ। तो पहली बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ, इसमें कैसे उपराष्ट्रपति चुना गया था जानते हैं? कैसे चुना गया था? इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया। उस संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से ही उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। 1952 में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और संयुक्त अधिवेशन के जरिए उपराष्ट्रपति को चुन लिया गया। फिर आपको दूसरी बार चुनाव 1957 में हुआ। 1957 में भी वही हुआ, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और उसी के जरिए उपराष्ट्रपति को चुन लिया गया। लेकिन आपको 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। 11वां संविधान संशोधन 1961 में जो हुआ, इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अब संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से नहीं होगा। पहला प्रावधान तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में यही किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन संशोधन में कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है क्या? तब आप लड़िएगा? नहीं लड़िएगा? चलिए आ जाइए आगे। अब तो ये है। अब इसके बाद आगे जानिए, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत की राशि 15,000। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और जैसे राष्ट्रपति में आपने जाना है कि प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता कौन है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, कोई भी हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है सब सदस्य। इसके अलावा कोई भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। इसके बाद पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर आप देखेंगे तो पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्ष 1952 में हुआ, दूसरी बार 1957 में हुआ, तीसरी बार 1961 में हुआ। तो पहली बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ, इसमें कैसे उपराष्ट्रपति चुना गया था जानते हैं? कैसे चुना गया था? इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया। उस संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से ही उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। 1952 में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और संयुक्त अधिवेशन के जरिए उपराष्ट्रपति को चुन लिया गया। फिर आपको दूसरी बार चुनाव 1957 में हुआ। 1957 में भी वही हुआ, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और उसी के जरिए उपराष्ट्रपति को चुन लिया गया। लेकिन आपको 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। 11वां संविधान संशोधन 1961 में जो हुआ, इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अब संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से नहीं होगा। पहला प्रावधान तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में यही किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से नहीं होगा।
दूसरा प्रावधान यह किया गया इसी संविधान संशोधन में कि उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। यह बात कही गई। फिर आपको 11वां संविधान संशोधन 1961 में ही यह भी कहा गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल खाली हो तो इस आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। जो समझे हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझे हैं आगे समझिएगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जिन सदस्यों का समूह भाग लेता है उसे निर्वाचक मंडल कहते हैं राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिन सदस्यों का समूह भाग लेता है उसे कहते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आ जाते हैं लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये सब जो है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं। बात समझे जी? मान लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य भाग लेते हैं। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, बिहार में विधानसभा भंग है, तो बिहार के 243 विधायक तो भाग नहीं ले पाएंगे। तो क्या बिहार के 243 विधायक जो भाग नहीं ले पाए हैं उस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मान लिया जाए लोकसभा में 543 की जगह 500 सदस्य है, राज्यसभा में 245 की जगह 200 सदस्य है, तो ये जो सीट वैकेंट है, वैकेंट की स्थिति में ही उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए। तो ये जो निर्वाचक मंडल खाली है, इस आधार पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दिया जा सकता नहीं। यही बात तो हम समझाए हैं किताबी भाषा में, यही बात तो हम बोले थे, तो एग्जाम्पल दिए। तो 11वां संविधान संशोधन में एक तो प्रावधान यह किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से नहीं होगा। दूसरा प्रावधान यह किया गया कि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा दिया जाएगा या किया जाएगा। और अगला प्रावधान यह किया गया कि निर्वाचक मंडल में अनुपस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध नहीं ठहराया जा सकता, को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। बात समझे? हां या ना? समझ गए ना? क्लियर है? चलिए अब आ जाइए आगे। अब ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी प्रावधान थे उन सभी चीजों से हमने आपको अवगत करवा दिया है। अब अनुच्छेद 66 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 की अगर आप बात करेंगे तो यह अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है। और अनुच्छेद 67 यह कहता है कि शपथ ग्रहण करने की तिथि से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्षों का, और अपने इस 5 वर्ष के अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। अर्थात उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 की अगर आप बात करेंगे तो यह अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी देता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन स्थितियों में होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है, पहला स्थिति क्या है? तो पहला स्थिति है अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। दूसरा है अगर उपराष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो जाता है। तीसरा है अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा करता है। राष्ट्रपति में हमने आपको बतलाया है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उस प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा ही करता है। राज्यसभा सबसे पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगा, और फिर जो है अगर राज्यसभा उस प्रस्ताव को पारित कर देता है
तत्पश्चात लोकसभा में जाता है, लोकसभा को सहमत होना होता है, और अगर लोकसभा सहमत हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। आज तक इस प्रक्रिया द्वारा भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है, जिस वजह से यह प्रक्रिया अस्पष्ट है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना एकदम जरूरी है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा ही करता है, राज्यसभा ही करता है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है, यह बात आप जरूर याद रखिएगा, समझ गए। तो अगली बात, अनुच्छेद 68 ही हमें यह भी बतलाता है कि अनुच्छेद 68 ही हमें यह भी बतलाता है कि अगर 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 उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो जाने चाहिए। अब एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करता है? अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है ना तो उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कोई नहीं करता है, उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कोई नहीं करता है, पद खाली रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समझ गए। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। यह अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 69 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दिलाता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 है, अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यह बात कहता है आपको अनुच्छेद 70। तो अनुच्छेद 70 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, मतलब दोनों पद खाली है, तो दोनों पद खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या कभी आज तक अनुच्छेद 70 का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ? हां, हुआ है। अनुच्छेद 70 का प्रयोग हुआ है और अनुच्छेद 70 का प्रयोग एक बार हुआ है 1969 में, 1969 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने कुछ दिनों तक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, बीबी गिरी अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिए क्योंकि वे मूल तौर पर थे उपराष्ट्रपति। तो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे 1969 के समय, उनका तो निधन हो गया। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है कि उस समय तो राष्ट्रपति था नहीं, तो त्यागपत्र दिया किसको होगा? अगर ऐसा होता है ना तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के टेबल पर त्यागपत्र रख दिया जाता है और यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार कर लिया। तो यही हुआ था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने लगभग एक माह तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। आपको देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, वही ना बने, हीरालाल जे कानिया से लेकर देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तक में एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है लगभग एक माह तक। अर्थात आज तक के भारतीय इतिहास में एक बार अनुच्छेद 70 का प्रयोग हो चुका है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 71 है, अनुच्छेद 71 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है, के चुनाव में विवाद होता है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा।
अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह भी आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट। भारत के हाई कोर्ट को यह सब करने का अधिकार नहीं है। यह करने का अधिकार सीधे तौर पर है भारत के सुप्रीम कोर्ट। भारत के सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। बात कुछ समझ हाँ या ना? यह अनुच्छेद हो गया। अब इसके बाद उपराष्ट्रपति के काम। उपराष्ट्रपति के काम क्या है? उपराष्ट्रपति का सबसे प्रमुख काम है राज्यसभा का सभापतित्व करना। दूसरा काम है अगर राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति के तौर पर काम करना। और तीसरा है कि राज्यसभा में अगर कोई विधेयक आया हो और उस विधेयक पर मतदान के क्रम में बराबर की स्थिति हो गया हो तो निर्णायक मत डालना। यही 3 गो काम है, इसके अलावा कुछ काम उमना है। समझ गए? तो उपराष्ट्रपति का काम है राज्यसभा का सभापतित्व करना, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम करना, राष्ट्रपति के पद खाली होने पर राष्ट्रपति के तौर पर काम करना, और राज्यसभा में किसी विधेयक पर मतदान के क्रम में बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत डालना। यह जो है आपको उपराष्ट्रपति के काम है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं और वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जगदीप धनखड़ तक जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनके कार्यकाल से आप अवगत हो जाइए, क्योंकि कभी काल जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको सजाने के लिए दे दिया जाता कौन पहले है कौन बाद में है। समझिए। और एक बात याद रखिएगा, जो पिछला पॉलिटी का टेस्ट हुआ है उसमें कुछ लोगों को हॉस्टल अलॉट कर दिए हैं, तो उसमें जो है उस पॉलिटी के टेस्ट में 5 से 7 क्वेश्चन का आंसर गलत था ना? क्या क्या बोले? लाइब्रेरी? क्या हॉस्टल बोल दिए? लाइब्रेरी सॉरी लाइब्रेरी। जो पॉलिटी का टेस्ट हुआ है उसमें लाइब्रेरी अलॉट करेंगे। जितने भी लोगों को 95 प्लस आया है उनका रिजल्ट तैयार है, जल्दी आ जाएगा रिजल्ट। छठ के बाद वो चीज लागू हो जाएगा। तो उस टेस्ट में जो है क्या क्वेश्चन गलत था? 7 गो क्वेश्चन नंबर याद है? कहे कि कुछ लोग हमको कमेंट मोबाइल पर ये करते हैं, तो आज हम देख करके जो है ना बता देंगे कि कौन कौन 7 गो का। अगर किसी को मालूम हो तो नंबर भेज दीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन कौन देखेगा। भेज दीजिएगा, कहीं पर भी भेज दीजिएगा। उसका सही आंसर हम भेज देंगे, क्योंकि जो है कुछ विद्यार्थी हमको व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा है, सर फलना क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये वो दिस डेट। तो वही 5 गो 7 गो का आंसर गलत था। क्लास में तो सुधार करवा ना दिए थे, क्लास में तो सुधार हो गया। ऑफलाइन सुधार करवा दिए थे, ऑनलाइन वाले लोग को सुधार करवाना है। आज हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ऑनलाइन वाले के लिए स्पेशली ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, ऑफलाइन को तो सुधार करवाइए दिए थे। तो अब आइएगा, उसमें एगो क्वेश्चन राष्ट्रपति के कार्यकाल से भी था, इसी वजह से बोले उसका भी आंसर गलत था। समझ गए? चलिए, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनका कार्यकाल है 1952 से 62। दूसरे है आपको जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल है 1962 से 67। तीसरे हैं वीवी गिरी, इनका कार्यकाल है 1967 से 69। चौथे हैं गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल है 1969 से 74। फिर आगे हैं बीडी जत्ती और इनका कार्यकाल है 1974 से 79। फिर अगले हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला और मोहम्मद हिदायतुल्ला का कार्यकाल है 1979 से 84। और फिर अगले हैं आर वेंकट रमन, इनका कार्यकाल है 1984 से 87। अगले हैं शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल है 1987 से 92। फिर अगले हैं के आर नारायण 1992 से 97। फिर अगले हैं प्रोफेसर कृष्णकांत, इनका कार्यकाल है 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल है 2002 से 2007। अगला है हामिद अंसारी,
हामिद अंसारी 2007 से 2017। अगला है वेंकैया नायडू। अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है ना जी? कोई बनी है? कोई नहीं बनी है। 2017 से 2022। अगला है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक ये जो 14 उपराष्ट्रपति बने हैं व्यक्तिगत तौर पर जो 14 उपराष्ट्रपति बने, इनकी कुछ ना कुछ विशेषता है। इनकी जो भी विशेषता है उन विशेषताओं को आप जानिए, समझिए। पहली बात तो यही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अभी तक के इतिहास में 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं, या 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो 6 उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं, 1 2 3, ऊपर से 3 हो गया, 1 2 3 और 7 8 9, 7 8 9, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। ये 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। पहली बात। दूसरी विशेषता यह है कि 14 व्यक्तिगत तौर पर बनने वाले उपराष्ट्रपति में 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2, शंकर दयाल शर्मा 3। एक बार फिर से 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब समझते हैं ना जी? हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा। अगली विशेषता, कुल 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल बीबी गिरी का रहा है। उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल बीबी गिरी का रहा है। अगली विशेषता, एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, प्रोफेसर कृष्णकांत। प्रोफेसर कृष्णकांत। और जगदीप धनखड़ 14वें क्रम के। यह भी बात याद रखिएगा, इनका संबंध राजस्थान राज्य से। राजस्थान में जन्म हुआ था और उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे, याद रखिएगा। इसके बाद आपको वीवी गिरी के बाद वीवी गिरी के बाद बीडी जत्ती। ये दोनों ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किए हैं। नोट में लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखना है, लिखा हुआ है, हर चीज लिखा हुआ है। फाउंडेशन बैच का वो नोट है, फाउंडेशन में कुछ नहीं छोड़ते हैं। आपको जो दिए हैं 7 से 9 फाउंडेशन बैच में जो चीज पढ़ाए हैं वही नोट में हम आपको दिए हैं, कुछ नहीं छूटा हुआ है। आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, होगा हर कुछ। समझ गए? प्रश्न आएगा तो इस नोट से आएगा, और अगर इस नोट से नहीं आया, कोई विद्यार्थी नहीं बना करके आएगा, किसी का औकात नहीं बना करके आएगा। हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप बना करके नहीं आइएगा ना, कोई नहीं बना करके आ सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा ना, आप समझ जाइएगा कि कोई नहीं बना करके आ सकता है पूरे बिहार के भीतर। समझ गए? ऐसा नोट है वो। तो ये सब विशेषता है, आप याद रखिएगा, नोट में है, ये बात लिखने उखने का जरूरत ना है। उपराष्ट्रपति खत्म, बोले ना, बहुत ज्यादा नहीं है। अगला चैप्टर है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो ठीक है, रहने देंगे, लेकिन पहले याद कीजिएगा ना, तो पहले याद कीजिए। एगो बात समझाना है, भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है समझाएंगे लास्ट में, पहले याद करवा देते हैं। तब जरूरी ना है वो, बस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जान लीजिए, परीक्षा में जरूरी ना है उसका। चलिए, भारत में दूसरा सबसे सर्वोच्च पद
अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद कौन देश से लिया गया? कौन देश से? अमेरिका से ना। चलिए आगे बताइएगा, कौन ऐसा अनुच्छेद है जो यह कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति हो? हाय, कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति हो? कौन अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो? हाय, कौन ऐसा सदन है जिसका सभापति तो उसके सदस्य नहीं करते? कौन? क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं ना होते हैं। चलिए, राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे, कौन अनुच्छेद का? राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे, कौन अनुच्छेद का? अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में जानकारी, कौन अनुच्छेद? उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम कितना? उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सदन की सदस्यता आवश्यक? जमानत की राशि, प्रस्तावक, अनुमोदक। जमानत की राशि, प्रस्तावक, अनुमोदक। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता? लोकसभा राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत? कौन संविधान संशोधन? 11वां संविधान संशोधन 1961। अच्छा, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के जरिए नहीं बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा? 11वां संविधान संशोधन 1900। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि निर्वाचक मंडल के अनुपस्थिति के आधार पर भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, उसके अनुपस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता। 11वां संविधान संशोधन 1900। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी, कौन अनुच्छेद? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? कब से 5 वर्षों का? कब से 5 वर्षों का? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते? पद रिक्त होने के विषय में जानकारी। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के कितने माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक? कितने माह? 6 माह।